नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। कोरोना या अन्य बीमारियों के चलते अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी वात्सल्य योजना का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च से किया है और इस दौरान विभागीय मंत्री रेखा आर्य और मंत्री गणेश जोशी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस योजना के तहत बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी हर माह, और आर्थिक सहायता के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। आप 2300 बच्चे इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे और आज हमने 1062 बच्चों को सीधे सीधे यहाँ डीबीटी के माध्यम से 3000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफर किए हैं और बाद में सरकार जो है उनके शिक्षा के लिए, उनके खाद्यान्न के लिए और भी जो व्यवस्थाएं होंगी समय समय पर हम उसके लिए करते रहेंगे। देखिए, आज हमने वात्सल्य योजना का शुभारंभ औपचारिक रूप से कर दिया है और इस वात्सल्य योजना से आज पूरे प्रदेश भर में 1062 बच्चे लाभान्वित होने जा रहे हैं और हमारे पास में चिन्हित बच्चे 2347 के करीब हैं और जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अन्य जो बच्चे इसमें अभी वंचित है उनकी तुरंत से तुरंत जो है उनको वेरीफाई करते हुए उन बच्चों को भी वात्सल्य से जोड़ने का काम करे। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है और कांग्रेस ने अतिथि शिक्षकों और कर्मचारियों को डीए सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने का रास्ता निकाले। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्मचारियों के फ्रीज किए गए डीए को बहाल करने की मांग की है। वहीं मनरेगा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर भी जोर दिया। सरकार ने अपने कार्यक्रमों में कहां कोई कमी की, किस एडवर्टाइजमेंट में कमी की, किस अनऑफिशियल खर्चे में कमी की, वो बदस्तूर जारी रहा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का डीए फ्रीज करके निष्क्रियता का संदेश दिया गया कि हम खर्च कम करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब मुझे खुशी हुई कि केंद्र सरकार ने वो डीए जो फ्रीज किया हुआ था उसको ओपन कर दिया। पिथौरागढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय से पूर्व विधायक मयूख मेहर के नेतृत्व में लापता हवाई जहाज को ढूंढने के लिए नैनी सैनी हवाई अड्डे तक दूरबीन यात्रा की गई और कांग्रेसियों ने कहा है कि 2017 से पहले कांग्रेस सरकार ने नैनी सैनी हवाई अड्डे पर करोड़ों की लागत से कार्य करवाया और हवाई अड्डे को मानक अनुसार बनाकर 2 माह तक फ्री हवाई सेवा भी शुरू की। 2017 में भाजपा सरकार काबिज हुई तो उन्होंने पिथौरागढ़ से हवाई सेवाएं बंद कर दी। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने हवाई जहाज के पूरे इंजन फेल कर दिए और जिससे जनता को हवाई सेवा मिलना तो दूर, यहां दिखना भी मुश्किल हो गया है। हर समय उत्तराखंडवासी को शब्द बार दिखाए जाते हैं कि यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई सेवा शुरू करी जाएगी। कहा जाए जैसे कि एक फ्लाइंग कॉफिन था जिसमें हर मुसाफिर की जान खतरे में थी और लोग धड़कते दिल से अपने गंतव्य तक पहुँचते थे और वो भी सेवा कुछ महीनों के बाद ही बंद हो गई, जो बड़े जनता जो साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास में असफल रही है। पिथौरागढ़ में आशा कार्यकर्ताओं ने काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए चल रहे आंदोलन को प्रदेश सरकार के द्वारा अनदेखी करने को लेकर आशाओं ने कार्य बहिष्कार का प्रदर्शन किया है। आशा कार्यकर्ताओं ने यूनियन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन करके जुलूस भी निकाला और कार्य बहिष्कार हड़ताल शुरू कर दी। आशा यूनियन अध्यक्ष सावित्री ने कहा है कि लंबे समय से काम के बदले मानदेय फिक्स करने की लड़ाई लड़ रही है और आशाओं को आंगनबाड़ी की तरह ही मानदेय फिक्स किया जाए। हमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के लिए कम सुना गया था, जो कि लगातार हमारा शोषण होते जा रहा है और विभिन्न प्रकार की सर्वे करवाई जा रही हैं और कोविड में भी ड्यूटी लगाई जा रही है और जो है उसके अलावा अन्य काम और सब कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा है। रात दिन हमें ड्यूटी देनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, 12 बजे भी हमें डिलीवरी में हमें हॉस्पिटल आना पड़ता है। ना हमें कुछ मानदेय है, ना कुछ है। हमें 21,000 मानदेय होना चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हाई कोर्ट में जाएंगे। अब हम चुप नहीं रहेंगे। केंद्र में तैनात सभी आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
जिसके चलते आशाओं पर अत्यधिक बोझ है। आशाओं का आरोप है कि रात को जब हम बच्चा और बच्चा लेकर आते हैं तो उन्हें कमरा नहीं दिया जाता। आशाओं ने मानदेय की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को समय देने के बाद भी उनकी मांगों को लेकर कोई पहल नहीं की। आशाओं ने कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। आप घर घर जाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, उनसे पूछिए, उनके किवाड़ों को मत छुइए, थोड़ा वो मत करिए। हम अपनी जान सुरक्षा न कर करके हथेली पे लेकर के उनके घर पे जाते हैं, उनको सबको डील करते हैं, कराते हैं, लेकिन पैसे के मामले में बिल्कुल नहीं हो जाते। और यहाँ पर हमारा आज से धरना चालू है, क्योंकि हमने पहले सरकार को चेतावनी दी थी कि हमारी मांगे हैं, पहली तारीख तक अगर वो पूरी कर देते हैं तो हम ना कोई धरना करेंगे ना कोई हड़ताल करेंगे। सितारगंज में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से काम के बदले मानदेय फिक्स करने की मांग की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर शोषण करने का भी आरोप लगाया। सब आंगनबाड़ी भी नहीं आई, भोजन माता भी नहीं आई, लेकिन उनका पैसा लगातार आता है, लेकिन हमारा कोई टर्म नहीं था। हमें वो पकड़ा दी गई ड्रेस है, एक तो ड्रेस पहन के उसमें पागल हो जाओ और ऊपर से घर में जाके चेक करो कि ये नापो कि वो नापो, ये चेक करो, उसके बाद में कोई पैसा नहीं। 8 मार्च को 10,000 रुपए की घोषित किया था, वो भी हमें कुछ नहीं। इसी में कहना चाहूंगी कि भैया हमारी मेहनत को देख के इनको मान्य होगी, नहीं तो फिर हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गए। हमारे ब्लॉक सितारगंज की समस्त आशाएं अपनी 12 सूत्रीय मांगों को दृष्टिगत रखते हुए धरने पर बैठी हैं, जिसमें जो अधिकांश मांगे हैं वो राज्य स्तर अथवा उच्च स्तर के अधिकारियों के स्तर से उनका निस्तारण होना है। हमारे स्तर पर जो एकाध बिंदु संज्ञान में आया है, जो कि हमारे स्तर से शॉर्ट आउट कर लिया गया है, वो आपत्ति को दूर करे। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक कर चलते होंगे हाजिर। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और 4 धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है।
वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवायानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तहरीर दी है। आप नेताओं का आरोप है कि कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी के नेतृत्व में 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी योजना कार्ड बांट रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के 8 से 10 कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धक्का मुक्की भी की। वही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद और मदन कौशिक जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्र ने कहा है कि बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। आज लाल मंदिर हरिद्वार विधानसभा में अपना हम 2 महिलाएं बैठ के हमने वो अभियान वहाँ पर चलाना शुरू किया। शांतिपूर्वक हम वहाँ पर अभियान चला रहे थे। इतने में जो है वहाँ पर बीजेपी वाले बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हम महिलाओं को घेर लिया और वहाँ पर बदतमीजी शुरू कर दी और मदन कौशिक जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाकर और ऊपर से हमारी कैनोपी जो लगी थी उसे तोड़फोड़ कर दी और हमारे साथ बदतमीजी और गाली गलौज पे उतर आए। जसपुर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों की जांच शुरू कर दी है। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि 3 महीने से बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग की जांच की जा रही है और उन्होंने कहा कि वैक्सीन टीकाकरण के बाद भी थर्मल स्क्रीनिंग जांच कराई जाएगी और यह जांच 72 घंटे ही मान्य होगी, मगर बिना जांच के प्रदेश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड की जांच है लगातार चल रही है। पिछले 3 महीने से हम यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं जांच के लिए ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। खबर देहरादून से है। प्रदेश में आज से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके चलते छात्र छात्राएं पूरे उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे। वहीं स्कूल प्रशासन सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए अलर्ट मोड पर दिखा। क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बच्चों को वो माहौल नहीं मिलता जो स्कूल में मिलता है, तो उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्कूल बहुत जरूरी है। अब इतने दिनों से घर में बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको उसमें स्ट्रीम लाइन में या पढ़ने को लाने में भी टाइम लगेगा। अभी स्कूल वो भूलते जा रहे हैं, छोटे बच्चों को वहाँ बहुत समस्या है। आज बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल आके, मतलब काफ़ी दिन हो गए थे स्कूल आए हुए ना, तो घर में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती जितना अभी स्कूल में कर पाएंगे। नहीं,
उतना नहीं लग रहा जितना मतलब पहले लग रहा था, उसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन है अभी भी थोड़ा तो डर लग ही रहा है हम लोगों को। खबर नैनीताल से है। यहां पर भीमताल झील में एक युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस शव को झील से बाहर निकाला। शव के साथ एक डायरी भी मिली है जिसमें पैसे के लेन देन की बात कही गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हमारी जो हल्द्वानी रोड है, यहाँ पर एक झील है, झील का किनारा है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर मैं माई फोर्स के मौके पर पहुँचा हूँ और शव को हमने झील से निकाल लिया है और इसकी शिनाख्त करने की सर्वप्रथम कोशिश की जा रही है। इसके पश्चात जो भी होगी इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है। पुलिस ने 2 पुरुष और 1 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जहां पर आरोपियों से 2 किलो 876 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके न्यायालय में पेश किया। वहीं पोखरी में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, जिससे आने और जाने वाले जो मार्ग हैं वो बंद हो गए हैं। तो वहीं भूस्खलन से कई परिवारों को बड़ा खतरा बना हुआ है। गोपेश्वर मोटर मार्ग पर किमोठा में भू धसाव हो रहा है, जिसके कारण यहां पर 15 से 20 परिवार खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीएमजीएसवाई अधिकारी को अवगत कराया गया है, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं किया है। जो कि बहुत ही खतरनाक हो रखा है, बहुत ही भूस्खलन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। एक ही जगह पे नहीं, हजारों जगहों पे, जितनी भी जगह पे यहाँ पे बहुत जगहों पे बहुत दिक्कत है। जो कि हमारा जो किमोठा गांव है, कम से कम 15-20 परिवार इस जो भूस्खलन हो रहा है उसके ऊपर से हैं, जिसको 15-20 परिवारों के लिए खतरा है। नन प्रयाग NPCC को हमने चार्ज दे रखा है और आप वहां से संपर्क करें और ये हमारे इस भूस्खलन के उसमें 15-20 परिवार या 30 परिवार रहते हैं ऊपर, और वो लगातार भूमि धंसती जा रही है और ये जब भी बारिश हो रही है तो वो लगातार परेशान होते जा रहे हैं। उनकी नींद हराम हो रखी है और न ही कोई हो रहा है, प्रशासन की ओर से कोई वो नहीं हो रहा और यहाँ पर भूस्खलन की स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है। प्रशासन इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ये रोड के चक्करों से हम बहुत ही परेशान हो गए। भूस्खलन हो रहा तो उसके बाद कोई देखने तक भी इधर को नहीं आ रहा। प्रशासन की ओर से हमने कहीं वो कर दिया आगे, तो कोई देखने तक भी नहीं इधर आ रहा। नालुकुआ की कोतवाली पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से चेन और बाइक को जब्त किया है। बता दें कि हल्दूचौड़ पुलिस के सिंगल फॉर्म में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। इसके बाद से महिला ने थाने में चेन लूट की शिकायत की थी। बाद में पुलिस ने घेराबंदी करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके चेन और बाइक बरामद की है। लालकुआ क्षेत्र में मोटरसाइकिल देखी गई, लोग देखे गए। इसके आधार पर पता रसी सुराग रसी की गई। तो इस पर एक मोटरसाइकिल, उसमें 3 व्यक्ति, जो इसमें गुड्डू पासवान, विष्णु पासवान व अनूप कुमार को गिरफ्तार किया गया। गुड्डू पासवान लालकुआ क्षेत्र के थे और इनके द्वारा अपने घर के आसपास से एक मोटरसाइकिल की चोरी की गई और उसमें नंबर प्लेट बदल दी गई और अपने जो जानकार आनंदपुर शिक्षा थाना क्षेत्र के थे उनको बुला के और अपनी स्थानीय जानकारी के आधार पर दिन के समय पर सुनसान क्षेत्रों में इस अपराध को अंजाम दिया गया। रुड़की में आदि धर्म समाज के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। और उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने हमारे गुरु, हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में गलत भाषा का प्रयोग किया है और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज में बहुत रोष है। हमारी ये है कि प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने हमारे गुरु, हमारे भगवान वाल्मीकि जी के विषय में गलत भाषा का प्रयोग करा और आपत्तिजनक टिप्पणी करी। तो आज आदि धर्म समाज की ओर से ज्ञापन प्रेषित किया गया
एसडीएम महोदय को, जिसमें उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने मांग प्रेषित करी है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर जो पाखंडी हैं, जो धर्माचार्य बने बैठे हैं। हमारी यही मांग है कि यूट्यूब पे जो वीडियो डली हुई तत्काल बंद होनी चाहिए और जो 295A के तहत IPC की धारा उन पर सजा होनी चाहिए और ये माफ़ी मांगनी चाहिए वीडियो द्वारा। हमारी एसडीएम महोदय से और मुख्यमंत्री जी से यही मांग है वो जल्दी वीडियो डिलीट हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।